तो कोई मनुष्य ये त्याग कर सके तो संसार में महान होता है। क्या कि पति का त्याग कर दे। देखो जीवन में हेलो। हेलो सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे साथ साथ 3 बार गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप में से कोई बात करना चाह रहा था, बताइए। हाँ जी सर, मेरे को पूछना था एक्चुअली। कल ना क्लास जब खत्म हो गई थी तो लास्ट में मैंने तो सिर्फ यही सुना था कि जब भी हमने ये स्टार्ट करना है तो 24 टाइम्स गायत्री मंत्र बोलना है और 3 into 108 टाइम्स हमें माला करनी है, राइट? राइट राइट। हाँ, बस इससे ज्यादा तो नहीं आपने कुछ बताया था इसके बाद, बिकॉज इसके बाद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, बस इतना ही बताया था मैंने। जैसे जब हम लोग क्लास एक बार 40 मिनट बाद खत्म होती है तो हम लोग फिर से एक बार जोड़ते हैं। हाँ जी तो आप माइंड में मेकअप करिएगा, जैसे ही क्लास खत्म हो दोबारा फिर से मीटिंग स्टार्ट होगी, आप ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है। तो लेकिन बताया तो नहीं था कल कुछ, मेरा मिस तो नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं मिस हुआ। आपका शुभ नाम? शीना। अच्छा, शीना जी बात कर रही हैं। पहली क्लास हाँ आप जी, अटेंड की थी कल वाली? कल ही करी थी ना, तो वही मैं कह रही हूँ। कल मैंने यही दो चीजें सुनी थी, इसके बाद क्लास बंद हो गई थी। मैंने दोबारा रिकनेक्ट नहीं करा था बिकॉज 40 मिनट्स का ही होता है ना जूम में। तो हाँ, एक बार और कनेक्ट कर लीजिएगा, जैसे ही क्लास खत्म हो फिर से एक बार कनेक्ट कर ठीक लीजिए। है, ठीक है। इसमें हम लोग 15 मिनट बात किसी विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे, 5 मिनट आप लोगों को खोल देते हैं बात करने के लिए। तो आप लोग अपनी अपनी ठीक बातें है कर सर। सकते हैं। तो आज का विषय चलिए प्रारंभ करते हैं। कल तो मैंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई थी। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि नहीं? नहीं दिया था। सर नमस्कार। हरिओम हरिओम, कैसी हैं? सर बढ़िया, मैं फोन करने को हो रही थी बट अभी आपसे बात कर लूं।
लाइफ आप जय लोग गुरुदेव। कैसे चल रही हो? संदीप जी आप भी क्लास में आ गए? आज किस विषय पे चर्चा करें? आइए, आपको कल मैंने आपको 12 राशियों को बता दिया था, उसके गुणों को तो कुछ नहीं बताया था। आज हम कुछ और चर्चा करेंगे। ये हम एक चार्ट बना रहे हैं, इसको आप लोग बनाइए। ठीक है। स्केल से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं, नहीं है तो पेंसिल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का एक चार्ट बनाइए आप लोग। ये नंबर्स के लिखने का ऑर्डर आप लोग समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो ऑर्डर होता है बिल्कुल इस तरह चलता है। ये ऑर्डर, अब इसमें समझने का विषय क्या है, इसको आप लोग समझ लीजिए। जिसको हम लोग जन्म कुंडली कहते हैं, वो कुछ इसी तरह के 12 खाने बने होते हैं। जन्म कुंडली में होते कितने खाने हैं? शुभांकर जी, मेरी आवाज आ रही है? शुभांकर जी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, ऑडियो। 12 हाउसेस होते हैं। हाँ ठीक है सर। इन्हीं हाउसेस को हम लोग घर भी बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय जो कुंडली बनती है वो बिल्कुल इसी तरह की बनती है। इसमें 12 हाउसेस होते हैं। ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब हर हाउसेस की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, एक गुण होता है, और उसी के बेसिस पे हम उस व्यक्ति की एनालिसिस करते हैं। जैसे जो 1 से लेके 12 के तक घर होते हैं, यहाँ पे आप कुंडली में देखेंगे तो ल लिखा होगा। इंग्लिश में उसको असेंडेंट बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते सर? असेंडेंट, असेंडेंट। और हिंदी में उसको, Ascendant, हाँ, okay. हिंदी में शब्द प्रयोग किया जाता है लग्न। और एक बात और भी नोट कर लीजिए आप, चंद्रमा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। सर आवाज ना आपकी थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोल लेंगे प्लीज? रुकिए, हम देखते हैं कहाँ से आवाज बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीज करने की कोशिश करें। यहाँ पे तो फुल वॉल्यूम है। रुकिए, लेकिन शायद माइक अपना थोड़ा पास कर लीजिए। अब आवाज ठीक आ रही है आपको? नहीं सर, धीरे आ रही है। अभी भी धीरे आ रही है? अच्छा, हाँ जी, अब तो और धीरे हो गई। अब आ रही है कि नहीं? धीरे है सर। अभी इट्स भी ओके, बट बोलिए। हाँ, रुकिए, तो बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है। रुकिए, हम जोर से बोलने का प्रयास करते हैं। इस कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो ये होता है, ये वाला पार्ट, लग्न। और दूसरा, चंद्रमा की पोजीशन।
कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि ये इस राशि की कुंडली है। ये राशि का मतलब होता है चंद्रमा जो है जिस राशि में हो वही जन्म की राशि होती है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा मन में बैठा लीजिए। किसी भी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होगा वही उस व्यक्ति की राशि होगी। कैसे मतलब सर? ऐसा इसका मतलब है, हम आपको बताते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है। ये देखिए, ये आपके पास एक यहाँ पे एक कुंडली है। हम्म। देखिए, ध्यान से देखिए, ये लग्न लिखा हुआ है ना, लग्न कुंडली। हाँ जी। अब इसमें ढूंढिए चंद्रमा कहाँ है। यहाँ पे है? कहाँ पे है? सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है अगर मैं अपने लैपटॉप पर चलाना चाहूँ? ये एस्ट्रो से सॉफ्टवेयर। नहीं सर, इसमें कैसे आएगा? हम आपको बता देंगे, अभी क्लास के बाद एक्सप्लेन कर देंगे, आपके पास आ जाएगा तुरंत आएगा। इसमें लैपटॉप में आ जाएगा? हाँ, लैपटॉप में आ जाएगा। आपकी एस्ट्रोसिस की आईडी काम करती है कि बंद हो गई? सर मेरी तो बंद करवा दी थी विकास ने। तो खुलवा दीजिए ना कल से। सर वो करवाओ आप जो दूसरे कह रहे थे। अच्छा, आप इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मंगल लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे चंद्रमा है ना, देखिए लिखा है ये। हाँ जी, हाँ जी। अब ये कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुंडली में कहीं राशि लिखी नहीं होगी, नंबर्स लिखे होंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है? 6। 6। और कल वाला पेज पलट के देखिए, उसके सामने 6 के सामने आपने लिखा होगा कन्या वर्गो, लिखा है, देखिए। सर नहीं, मैं तो ऑफ हो गई थी तो मुझे तो पता नहीं। कल वाली क्लास में ये था 6 नंबर की राशि जो है कन्या राशि। आपका शुभ नाम क्या है? शीना। शीना जी, कल वाली क्लास आपने अटेंड की थी? कल तो मैंने पढ़ाया था ये। सर मैंने करी थी, वही तो मैं कह रही 40 मिनट के बाद ऑफ हो गई थी, तब तक तो आपने ये सब करवाया नहीं था। अच्छा अच्छा, तो ये जो राशियां होती हैं 12 होती हैं। अब देखो, ये 6 नंबर की राशि क्या लिखी है? कन्या। हम्म। इसका मतलब इस व्यक्ति की राशि कौन सी है? ये कन्या राशि है। ठीक है। मान लीजिए आपको इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, दूसरी विधि हम आपको बताते हैं। दूसरी मेथड में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। देखिए, ग्रह स्थिति। ग्रह स्थिति का मतलब कौन सा प्लैनेट किस स्थिति में है और किस राशि में है, ये सारी बातें जो हैं एक चार्ट में आ जाती हैं। यहाँ पे ग्रह स्थिति को आप देखेंगे, देखिए सूर्य लिखा है। हम्म। अब सूर्य किस जोडाइक साइन में लिख, देखिए लिखा है वृश्चिक, लिखा है ना। हम्म। चंद्रमा कन्या। हम्म। इसका मतलब ये जो कुंडली बन रही है ये कन्या राशि की कुंडली बन रही है। अच्छा। किसी भी कुंडली को देखते वक्त दो बातें सबसे पहले देखते हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हमारी ये जो 10 क्लासेस हैं ये आपको मास्टर प्रिडिक्टर बनाएंगे। प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? कोई भी कुंडली खोले, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? चंद्रमा किसमें है? हाँ, चंद्रमा किस में। उससे पहले हम लोग देखें लग्न कुंडली, ये लग्न किस में है। तो लग्न ये ठीक होता है है। पहला हाउस ये। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है? 4। 4। 4 को कहते हैं कर्क, कैंसर। अच्छा। अब इसको बोलेंगे ये कर्क लग्न की कुंडली है। इंग्लिश में बोलना हो तो कैंसर असेंडेंट है, और इसका मून साइन जो है वर्गो है। हिंदी में कहेंगे कि ये चंद्र राशि है। तो किसी भी कुंडली के दो चीजों को आप लोग देखना हमेशा जान जाइए, उससे क्या होगा, कठिनाइयां कम होगी। आइए आज के टॉपिक पे हम लोग फोकस करते हैं, जहां से हमने शुरू किया था। ये वाला टॉपिक समझ में आया सभी? यस सर। यस सर। आ गया। अब चलिए दूसरा विषय समझते हैं।
हेलो। हाँ जी, सर मैं ये पूछ रही थी, मैं रश्मि बात कर रही हूँ। बोलिए। सर जैसे अभी आपने ये बेसिक, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत लिटिल था, मैं बस बातों पे ज्यादा ध्यान दे रही थी तो समझ उसी से रही थी। एक्चुअली क्या है ना, जो आपने ये अवग्रह वगैरह जो भी खोल रखे थे, तो ये अभी आपने बेसिक बताया, जब आप हमें एग्जाम्पल देंगे तब उसमें थोड़ा सा डीपली समझाएंगे ना। अभी बिल्कुल इतना बिल्कुल, समझ नहीं आया। आप सिर्फ एक एक लाइन अच्छा समझिए, ज्यादा आपको नहीं समझना है। आप ठीक है सिर्फ सर, एक ठीक एक है। लाइन समझते चलिए, जैसे जैसे हम आपकी समझ हाँ वृद्धि जी। होगी ना, मुझसे जैसे आपको बताते चले जाएंगे। ओके सर। ये वाला चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया आप लोगों को। यस सर। हाँ हाँ। उसमें देखिए, जब हमने कुंडली बनाई थी तो उसमें कहा था कि ये कुंडली है। ये देखिए, ये है पहला घर। ऐसे आप लोग भी 12 खाने बना लीजिए। एक बना पेपर। लिया। हाँ, कारण क्या है कि हम देखिए जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम वो बता रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग है। धीरे धीरे लिखेंगे, धीरे धीरे याद होगा। ये 6वां घर है, ये 7वां घर है, ये 8वां घर है, ये 9वां घर है, ये 10वां घर है, ये 11वां है, ये 12वां है। अब कुंडली के इन 12 भावों से हमें जानकारी किस बात की, क्या हमें पता चलेगा? तो ये जो पहला घर होता है, ये व्यक्ति का, जिसमें किसी किसी कुंडली में यहाँ पे ल लिख के सुनना लिखा होगा, लग्न है ये। तो ये व्यक्ति का लग्न स्थान उसके व्यक्तित्व के विषय में बताएगा। तो व्यक्तित्व मीन्स वो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, इसे आप आपके जैसे व्यक्तित्व के सर, जैसे धनु धनु लगन के लोग हैं, वो हम्म, कैसे 9 नंबर हो तो कैसी होनी चाहिए? अब देखिए, धनु राशि जो होती है ना, इन राशियों का 12 का व्यक्तित्व हम आपको आपको उसके ग्रह से समझना पड़ेगा। ये बहुत ही दिव्य आत्मा होती है। दिव्य आत्मा का मतलब नियम के अच्छे होते हैं, कायदे कानून को फॉलो करते हैं, धर्मात्मा होते हैं, लोगों की सहायता करने जाते हैं। इनका हृदय बहुत विशाल होता है, क्योंकि ये लोगों को क्षमा कर देते हैं। तो हाँ, सही कह रहे हैं सर। इनके जीवन में प्रगति बहुत होती है। ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कैसे उसको समझेंगे। सर इसका मतलब मेरी प्रगति होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो, आपका डिवाइन नेचर है, इससे कोई इनकार कर सकता है? आप लोगों की सहयोग करना चाहते हो, आप काइंड हार्टेड हो, यू आर वेरी मच हेल्पफुल टू द पीपल, और यही रीजन है कि आपके जीवन में प्रगति होती है। दिस इज द रीजन व्हाई यू हैव प्रोग्रेस इन योर लाइफ। दूसरा, ये रूप रंग। रूप का मतलब रूप का स्ट्रक्चर से आता है, रंग का कलर से आता है। फिर शरीर, बॉडी कैसी होगी, पूर्वज कैसे होंगे, आत्मविश्वास कितना होगा, ये फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कुंडली का पहला भाव, जैसे कोई भी लग्न की कुंडली बने, कुंडली के पहले भाव से आप क्या जानकारी लेंगे, तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बना बताएगा। तो ये पहले भाव से जानकारी मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो कैसा व्यक्ति होगा, किस तरह का सोच रखता होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, तो वो आप सीधा सा उपाय है कि आप उसके पहले हाउस से चेक कर लीजिए कि पहले हाउस का जो ग्रह है वो कहाँ है, कैसे, ये हम आगे बताएंगे कैसे करना है। फिर द्वितीय स्थान धन स्थान होता है। उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कुटुंब कैसे होंगे, उसका चेहरा कैसा होगा। इस दूसरे स्थान का सबसे मुख्य बिंदु होता है धन और वाणी और परिवार। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इससे आप कि धन के विषय में पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति के पास धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना होगा, पैतृक संपत्ति होगी कि नहीं, उसकी वाणी कैसी होगी, सरल होगी कि सहज होगी, वो कैसे परिवार से बिलोंग करेगा, वो परिवार से मिलजुल कर रहेगा कि अलग रहेगा। अब तीसरे स्थान में जाएंगे तो तीसरा स्थान जो होता है, ये भाई बहनों का भी स्थान होता है। भाई बहन और पराक्रम, ये 3 चीजें तीसरे स्थान से हम जानते हैं। देखो, ये हो गया व्यक्ति, और ये व्यक्ति को धन की आवश्यकता हुई, धन के लिए उसने परिश्रम किया तो पराक्रम आ गया। और ये पराक्रम भाव जो थर्ड हाउस होता है, ये व्यक्ति को ये बताता है कि वे विपरीत परिस्थितियों में ये लड़ेगा कैसे। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में, कोई भी व्यक्ति, ABCDEFGH,
हाँ, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे स्वामी विवेकानंद, हर व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा है। मतलब अपने आत्मबल, अपने पौरुष का प्रदर्शन करना पड़ा, तो वो पराक्रम भाव बताता है। ये भाई बहनों की स्थिति को भी बताएगा कि उस व्यक्ति के भाई बहन कैसे होंगे। और ये जो चतुर्थ भाव होता है, अब देखिए यहाँ से ये व्यक्ति हुआ, ये परिवार से मिला, पराक्रम किया। अब जब वो परिश्रम करेगा तो पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो क्या करेगा, पैसा कमाएगा तो उसके बाद वाहन होगा, घर होगा। ये माता का स्थान है, इसको माता का स्थान भी कहते हैं। ये घर भी है उसका, ये वाहन भी है इसका। तो जब आप चतुर्थ भाव में जाएंगे, चौथा भाव जो होता है घर, मकान, वाहन, माता, इन चारों चीजों का समावेश चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अगर चतुर्थ भाव के ग्रह काफी बलवान उसके हो जाएं तो उसके पास घर, मकान, वाहन आसानी से हो जाएगा। और चतुर्थ भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो थोड़ा दुष्प्रवृत्ति का है, शत्रु भाव का है, कमजोर है, तो घर, मकान, वाहन के सुख को प्राप्त करने में उसे काफी कठिनाई करनी पड़ेगी। फिर जब पंचम स्थान में, अब देखिए ये बहुत सिस्टमेटिक है। आदमी पैदा हो गया, उसके पास धन आ गया, पर भाई बहन भी हो गए, माता भी हो गई, और फिर ये घर, मकान, वाहन। अब इसके बाद उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसे चाहिए प्रेम, शिक्षा, संतान। ये जो तीन चीजें होती हैं ये पंचम भाव से आती है, फिफ्थ हाउस से। सो फिफ्थ हाउस होता है व्यक्ति के प्रेम का कारण। अभी के जातकों में एक बड़ी समस्या आ जाती है कि वो तुरंत पूछेंगे कुंडली देके, बताइए मेरा प्रेम विवाह होगा कि अरेंज मैरिज होगा। तो अब ये कहाँ से आप चेक करने जाएंगे कि उस व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा, अरेंज मैरिज होगी कि सर लव मैं मैरिज? बताऊं सर मैं बताइए बताऊं बताइए। सर, अगर टू मतलब केपी में एक रूल है कि अगर 2, 5, 7 और 11 हो तो वो लव मैरिज दिखाता है, क्योंकि 5 और 7 और अगर 9 जुड़ जाए साथ में तो फिर वो इंटरकास्ट लव मैरिज दिखा सकता है। अगर 8 जुड़ जाए तो हो सकता है कोर्ट मैरिज हो जाए। बहुत बढ़िया। 12 से जुड़ जाए तो सर हो सकता है बाहर का रिश्ता हो। राइट। सर डिस्कशंस बाद तो प्रेम, सर शिक्षा, सर के इनको फ्लो तो के बीच में कोई ना बोले, सर इनको तो सर के नॉलेज फ्लो के आपको बीच में तो कोई ना मिलना बोले। चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, 40 मिनट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। प्रेम, शिक्षा, संतान, ये पंचम भाव से देखेंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब छठा स्थान जो होता है, ये 3 हाउसेस 6, 8, 12, ये कुंडली के बैड हाउसेस में आते हैं। इनका भी योगदान होता है, ऐसा नहीं कि ये कुछ नहीं देते। छठा घर जो होता है शत्रु का होता है, ऋण का होता है, रोग का होता है। रोग, ऋण और शत्रु इसमें आते हैं। तो ये अब हुआ क्या, देखिए आपने प्रेम किया, शिक्षा की, संतान पैदा हुई, तो यहाँ पे शत्रु आपके आ गए। और सप्तम स्थान जो होता है ये पत्नी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, वाद विवाद का हो सकता है, कोर्ट कचहरी का हो सकता है, यश अपयश का हो सकता है। ये सप्तम भाव होता है। इसके बाद आप जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम स्थान दुख स्थान होता है। ये गुप्त संबंधों का भी स्थान होता है, ये मृत्यु का स्थान है, आयु का स्थान है, भ्रष्टाचार का स्थान। एक चीज और भी देखिए यहाँ पे लिखा है, ये गर्भाशय होता है अष्टम स्थान। ये जितने 12वां स्थान होते हैं ना, किसी न किसी शरीर के अंग को डिपिक्ट करते हैं। तो ये अष्टम जो होता है, ये किसी भी को जातक की कुंडली में अगर आप चेक करेंगे, अष्टम ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया, उसका कहीं ना कहीं गुप्त संबंध हो जाता है, या फिर वो एक बहुत अच्छा शोधार्थी होगा, शोध करेगा, रिसर्च करेगा, बहुत डीप थिंकर होगा। अष्टम एक्टिवेट होने से ऐसा हो जाता है। नवम स्थान व्यक्ति के भाग्य का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है। तो जब भी नवम स्थान का अधिपति जो हो, जो भी ग्रह हो, अब जैसे इसमें हम आपको बताएंगे इसके बाद इसका उपयोग कैसे करते हैं। किसी भी व्यक्ति जातक के भाग्योदय को पता करना है आपको कि ये पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का अच्छा समय कब आएगा, तो नवम भाव का स्वामी।
अब कुछ शब्द हम लोग उपयोग करते हैं, 3 के बाद हम लोग पढ़ेंगे। दशम स्थान ये व्यक्ति का कर्म स्थान होता है, ये पिता का भी स्थान होता है। देखिए माता यहाँ तो पिता यहाँ हो जाएंगे, आप यहाँ हैं तो आपकी पत्नी यहाँ हो जाएगी। उद्योग का, व्यवसाय का, ये दशम भाव से पता चलता है। 11वां भाव ये लाभ होता है, लाभ का भाव है, कोई कार्य करेंगे तो उससे कितना लाभ प्राप्त होगा। और ये व्यय का भाव होता है 12वां। 12वीं में ये सन्यास का भी स्थान है, जेल का भी स्थान है, अस्पताल का भी स्थान है। 12वां व्यय भाव हो गया, मीन्स खर्च हो गया। तो खर्च हो गया तो अब देखिए, अब कुछ बातें हम लोग समझेंगे कि बेसिक है जिसको हमको उपयोग करना है। जन्म कुंडली बनाइए। जन्म कुंडली बनाने की रेगुलर प्रैक्टिस क्या करिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके मन क्षेत्र में विद्यमान हो जाएगी। अब अगर हम आपसे कह दें कि राशियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये राशियां होंगी। अब इनके सामने इनके नामों को लिख लीजिए। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसके इंग्लिश नामों को भी आप लिख सकते हैं, यहां से यहां तक लिख डालिए। अगर हम आपसे कह दें कि आप जो है कर्क लग्न की कुंडली बनाएं, तो कर्क लग्न के यहाँ पे लिखा है 4, तो ये जो पहला हाउस मिडिल में यही लग्न है, यहाँ पे 4 लिखिए। 4 5 6 7। सर ये 11 और 12 में क्या लिखा है, सॉरी मेरे को समझ नहीं आ रहा। 11 में कुंभ है, 12th में मीन है। 11 नंबर जो है वो कुंभ है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, और आप करवा दो। हाँ, अब ये कुंडली बन गई। मैंने कहा कर्क लग्न की कुंडली बनाई तो इसलिए की कुंडली बनी। और एक सामान्य सी कुंडली अगर आपको बनाने कहा जाए तो सामान्य सी कुंडली ऐसे बनेगी। अब किसी भी लग्न की कुंडली बने, अगर जब हम कहें कि पहला भाव, तो ये पहला भाव होगा, कोई भी से भी लग्न की कुंडली बने। अब इस पहले भाव से आप लग्न के विषय में जानकारी जो प्राप्त करते हैं, व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, ये सब पर आप प्राप्त करेंगे। और ये धन भाव हो गया, वाणी का हो गया, परिवार, तो ये बदलते नहीं है। अब इसको समझिए, भाव जो है स्थिर होता है, लग्न बदल जाएगा। भाव जो है, भाव का मतलब होता है हाउस, ये स्थिर है, लग्न बदलेगा। तो पहला भाव जब भी कहा जाए तो यही है, लेकिन अगर इसका असेंडेंट पूछा जाएगा कि किस लग्न की कुंडली है, तो आप बता देंगे ये कर्क लग्न की कुंडली है। अब कुंडली के विषय में पढ़ लीजिए। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
यहाँ पे इनको आप राशि ना समझ करके भाव समझिए। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। मारक, किसी भी कुंडली के दूसरे भाव और सप्तम भाव, इनको मारक भाव कहते हैं। इनकी जो दशा और अंतर्दशा चलती है वो किसी भी जातक के लिए अच्छी नहीं होती। सबसे बड़ा मारक कौन है? दूसरा ज्यादा होगा, सप्तम कम होगा। त्रिकोण, त्रिकोण का कॉन्सेप्ट ये है, ये और ये पहला, पंचम और नवम, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इनकी जो दशा जो अंतर्दशा चलती है ये बहुत अच्छी चलती है। तो एक हुआ केंद्र भाव, दूसरा हुआ त्रिकोण भाव। तो जब आपसे सर तो मतलब क्या हुआ इसका, कि इसका मतलब क्या है, कि मारक का मतलब क्या होता है, कि अगर जिसका आता है तो उसको कहना क्या है, कि और किस किस फील्ड में गुड है, मटेरियलिस्टिक या फिर क्या चीज? इसका रियल एस्टेट से कोई संबंध नहीं है। अभी हम थोड़ी अच्छा। अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे विंशोत्तर की महादशा। मतलब हर व्यक्ति की कुंडली तो जन्म के समय बन जाती है, पर पूरे हाँ जी। जीवन में एक जैसा प्रभाव नहीं होता। हर समय का प्रभाव अलग अलग होता है। किसी समय आप बहुत खुश होंगे, किसी समय आप दुखी होंगे, किसी समय आप घर बनवा लेंगे, किसी समय आप कर्ज में रहेंगे, किसी समय आपके शत्रु हो जाएंगे, किसी समय आपके मित्र ज्यादा हो जाएंगे। ये सारे तो जो मारक का मेन मतलब क्या है, मैं वही तो पूछ रही हूँ, मारक का मतलब क्या होता प्रॉब्लम क्रिएटर, है? ओके, प्रॉब्लम। आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी इन ग्रहों की दशा या अंतर दशा होगी तो आपको थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आप ठीक है, परेशान हो जाए। ठीक है, अब समझ आया। तो हाँ, तो ये पूर्व में आपको पता रहेगा कि मेरे मारक, अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें से परेशानी आएगी, क्योंकि ये धन मारक, दूसरा भाव धन भाव होता है। तो धनेश, धन भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं। आप कुछ और भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका आप लोग कर सकते हो। जैसे पहले भाव के स्वामी को प्रथमेश कहेंगे, इंग्लिश में बोलना हो जाए तो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट बोलेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी को द्वितीयेश कह सकते हैं, या फिर धनेश कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। तो ये जो धन भाव का स्वामी होगा, इसकी जब दशा अंतर दशा चलेगी तो धन तो आएगा ही, हम्म। पर कठिनाई होती है। इसलिए कहा जाता है कि मारक भाव ग्रहों की दशा अंतर दशा ठीक नहीं होती। अब ये जो 1, 5, 9 वाली ये दशा अंतर दशा चली है, ये त्रिकोण भाव की, ये अच्छी जाती है। मैंने आप लोगों को चर स्थिर द्विस्वभाव पढ़ाया था? नहीं। नहीं। जी सर, करवाया सर, नहीं, नहीं करवाया। हाँ, इसको आप लोग एक करवाया बार था। करवाया था, आपको सर करवाया फिर था। हमने नहीं करा होगा। हाँ, आप ध्यान से समझ लीजिए इसको। कोई भी राशियां जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। चर का मतलब होता है मूवेबल, स्थिर, मूवी। फिक्स्ड, और ये डुअल नेचर की होगी। डुअल नेचर का मतलब ये चर भी होगी, स्थिर भी। अब राशियों को मैंने नंबर से आपको बता दिया है, उसको बहुत सिस्टमेटिक याद करनी है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, फिर चर, स्थिर, द्विस्वभाव, फिर ये चर हो जाएगी, फिर ये स्थिर हो जाएगी, फिर ये द्विस्वभाव हो जाएगी। तो 1 नंबर वाली राशि होती है मेष, 4 नंबर वाली होती है कर्क, 7 नंबर वाली होती है तुला, 10 नंबर की मकर। आप लोग हमारे साथ लिखिए, याद हो जाएगा। 2 नंबर की वृषभ होती है, 5 नंबर वाली सिंह 5 होती के है, सिंह, हाँ, वृश्चिक, वृश्चिक, कुंभ, कुंभ। फिर मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये मिथुन राशि हो गई।
ये कन्या राशि हो गई, ये धनु हो गई, ये मीन हो गई। तो अब इसमें एक भाव आता है बाधक। मारक के अलावा भी एक भाव बाधक होता है जो चर स्थिर और द्वि स्वभाव राशियों पर डिपेंड करता है। बाधक भाव, इसकी भी दशा अंतर्दशा ठीक नहीं जाती, पर चर स्थिर द्वि स्वभाव में ये जो बाधक भाव होते हैं, कौन कौन से भाव इसमें बाधक भाव होंगे? बाधक का मतलब मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों को उत्पन्न करेंगे, संघर्ष को उत्पन्न करेंगे। तो चर वाले में 11वां भाव बाधक होता है, जो चर राशियां होंगी। अगर लग्न चर राशियों में 11वां भाव, स्थिर राशि में 9वां भाव और द्वि स्वभाव में 7वां भाव, इनके स्वामी ये बाधक हो गए। और हर भाव का जो 12th होता है, ये उसका अपोजिट होता है, विपरीत कह सकते हैं। ये बातें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एक और कॉन्सेप्ट है योग कारक। कोई भी ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक, वो योग कारक होगा। आइए हम एक कुंडली में समझते हैं कौन से ग्रह योग कारक होंगे इस कुंडली में। सिंह लग्न की कुंडली बनाइए आप लोग। सिंह लग्न का मतलब यहाँ पे 5 नंबर होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब देखिए सिंह लग्न का स्वामी क्या हुआ? सूर्य। इसका स्वामी हुआ बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि, गुरु, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा। अब इसमें केंद्र भाव कौन कौन से? केंद्र ये है। त्रिकोण कौन सा? ये है। अब इसमें सर्च करिए कौन सा ग्रह केंद्र में भी है, त्रिकोण में भी, उसी वही योग कारक होगा इस कुंडली के लिए। इसका उत्तर क्या आएगा? देखिए सूर्य देखिए केंद्र में है, त्रिकोण में है? बिल्कुल नहीं है। मंगल केंद्र में है, त्रिकोण में है? देखिए यहाँ पे है। इस कुंडली के लिए मंगल जो है योग कारक ग्रह होगा। तो जो योग कारक ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं हैं, वो जब भी आएंगी तो इस पर्टिकुलर जातक के लिए अच्छी जाएंगी। मतलब उसमें उसका कम से कम नुकसान होगा। अगर पहले कुछ उसका नुकसान हो गया है या फिर प्रॉब्लम में था, योग कारक ग्रह की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो उसमें अच्छा चलेगा। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। केंद्र व त्रिकोण का मालिक, यही योग कारक ग्रह होता है। कि जो भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा वो योग कारक ग्रह होगा। सर आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं आया सर। आपको भी समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं हम लोग। नहीं सर, कुछ भी समझ नहीं आया। आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी अगर कर सकें तो प्लीज थोड़ा सा। सर आप जो राशि बता रहे हैं ना, कौन सा घर में कौन सा ग्रह होगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में भी नहीं आ रहा है। तो कैसे उसको निकाले वही पता करना है।
हमारा जो विषय था जिसे हम लोग समझ रहे थे, ये मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर से आप लोग ज्वाइन करिएगा, फिर से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप लोग फिर से दोबारा ज्वाइन करिए।